भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान-3 पृथ्वी के कई चक्कर काटने के बाद ये चांद की कक्षा में पहुंचेगा और करीब 42 दिनों बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 23 या 24 अगस्त को ये चांद पर लैंड कर जाएगा और फिर वहां से चांद के बारे में भारतीय स्पेस एजेंसी को अहम जानकारियां भेजेगा। लेकिन चंद्रयान-3 से जुड़े कुछ अहम सवाल जो हम सभी के जहन में चल रहे हैं कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जो कि 3 से 4 दिनों में तय किया जा सकता है। तो फिर चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन क्यों लगेंगे? 2019 में इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-2 अपनी मंजिल से महज कुछ किलोमीटर पहले नाकाम हो गया। चंद्रयान-2 के मुकाबले में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 में कौन-कौन से नए बदलाव किए हैं और चंद्रयान-2 के मुकाबले में चंद्रयान-3 कितना ताकतवर है? चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने में कितना खर्च पड़ा है? चंद्रयान-3 चांद पर किस तरह लैंड करेगा, वहां कितने दिन रहेगा और कौन-कौन सी जानकारियां भेजेगा और उन मिलने वाली जानकारियों से भारतीय वैज्ञानिक और पूरे देशवासियों को क्या फ़ायदा होगा? चंद्रयान-3 मिशन इतना अहम क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान-3 मिशन पर पूरी दुनिया की नज़रें क्यों टिकी हैं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आसान और सरल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज की इस वीडियो में विस्तार से। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चंद्रयान-3 को चांद तक जाने में इतना समय क्यों लगेगा? हालांकि रूस, चीन और अमेरिका इससे भी कम वक्त में चांद तक स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं। चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के अंदर ही चांद तक पहुंच गया था। फिर चंद्रयान-3 को 3,84,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने में इतने अधिक दिन क्यों लगेंगे? आइए भारत मून मिशन के इस पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। चीन ने 2010 में चांग-2 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। उसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी कर ली। चीन के अगले मून मिशन चांग-3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया था। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में पहुंच गया था। तो फिर इसरो को चांद तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगेगा? इसका जवाब ये है कि इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट अभी मौजूद नहीं जो चंद्रयान-3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। अपोलो मिशन में TLI यानी ट्रांस लूनार इंजेक्शन नाम की ट्रेजेक्टरी का यूज हुआ था। मतलब व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेस क्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेस क्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। उसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेज़ी से चांद की तरफ रवाना किया गया था। लेकिन चंद्रयान-3 दूसरे रास्ते से जा रहा है, यानी साफ लफ्ज़ों में कहें तो चंद्रयान-3 पहले धरती के कई चक्कर लगाएगा। ये चक्कर अंडाकार में होगा और हर एक चक्कर दूसरे से बड़ा होगा। फिर एक और इंजन बर्न के जरिए चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। चांद की कक्षा में पहुंचकर ये चांद के भी चक्कर काटेगा, मगर धरती से उल्टा। मतलब धरती के चक्कर काटते समय हर चक्कर दूसरे से बड़ा होगा, मगर चांद के चक्कर काटते समय हर एक चक्कर दूसरे से छोटा होगा और इस तरह चांद से करीब होकर उस पर लैंड कर जाएगा। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों में यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया है। इससे वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता है। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। अगर ये मिशन पूरा हो जाता तो इसी मिशन के साथ चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाता। लेकिन ऐन वक्त पर लैंडर में खराबी आने की वजह से ऐसा हो न सका। लेकिन ख़ास बात यह है कि 2019 से लेकर अब तक कोई दूसरा देश भी ऐसा नहीं कर सका। 2019 में इजराइल की निजी कंपनी ने ऐसा करने की कोशिश की थी, जबकि 2021 में UAE का रोवर के साथ लॉन्च किया गया जापान का मून मिशन भी असफल रहा था। चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसकी सतह मिनरल्स के साथ साथ कई जानकारियाँ जुटाएगा। चंद्रयान-3 के साथ जो लैंडर और रोवर भेजे गए हैं उनमें पिछली बार की तरह ही 6 पेलोड लगाए गए हैं। अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें तो पेलोड एक तरह से डाटा ट्रांसमिशन यूनिट की तरह काम करता है। चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं जो चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाज्मा और धरती से चांद की एक्यूरेट दूरी का पता लगाएगा। इसी तरह रोवर में 2 पेलोड लगे हैं जो चांद की सतह पर पहुंचकर मिट्टी में केमिकल और मिनरल कंपोजिशन का पता लगाकर ये जानकारी जुटाएंगे कि चांद की मिट्टी और चट्टानों में कौन से खनिज हैं।
इसका तीसरा हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो अगले 6 माह तक चांद की कक्षा में रहेगा और एक छोटे ग्रह की तरह चक्कर काटता रहेगा। चंद्रयान 3 अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 2 से काफ़ी अलग है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 को हमने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए तैयार किया है। हमारा फोकस इस पर था कि पिछली बार हम कहाँ गलत थे और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 कंपोनेंट थे, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया है। चंद्रयान 2 का कुल वजन 3850 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 मिशन 1 से 7 साल तक के लिए प्लान किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की लाइफ 3 से 6 माह है। चंद्रयान 2 ने चांद तक पहुंचने के लिए 48 दिन का समय लिया था, जबकि चंद्रयान 3 42 दिन में ऐसा कर सकता है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये वो दिन होगा जब चांद पर सूर्योदय होगा। चांद पर खोज की जिम्मेदारी रोवर की होगी। इसरो के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग उस वक्त होगी जब चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। लैंडर और रोवर चांद पर पूरा 1 दिन बिताएंगे। ये धरती के 15 दिनों के बराबर होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा और चांद की सतह पर चलकर जानकारियां जुटाएगा। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट अलग चुनी गई है। यह बदलाव चंद्रयान 2 से ली गई चांद की तस्वीरों के बाद किया गया है। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो उससे भारत को क्या फायदा होगा? इस सिलसिले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण का कहना है कि सफल लैंडिंग से भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। भारत इस सफलता को पाने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ये सफलता हासिल कर चुके हैं। इससे देश को अंतरिक्ष विज्ञान में विकास की क्षमता हासिल होगी। उसके साथ वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समय $600 अरब के कारोबार में भारत की भागीदारी महज 2% है। चंद्रयान 3 अगर सफल हो जाता है तो नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी। दरअसल इसरो कम बजट में अपने अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। अन्य देशों के मुकाबले इन अभियानों पर हमारा खर्चा बहुत कम है। हमें मिशन की सफलता को लेकर 23 या 24 अगस्त तक इंतजार करना होगा। चंद्रयान 3 मिशन का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है। ये चंद्रयान 2 के लिए खर्च की गई राशि से काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले मिशन के लिए 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन इसकी तुलना अगर चीन और अमेरिका के मून मिशन से की जाए तो ये काफ़ी सस्ता है। चीन ने मून मिशन चांग-ई 4 को 69.38 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया था, तो वहीं अमेरिका ने अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल जिन्हें जानने के लिए बीबीसी ने डॉक्टर आकाश सिन्हा से बात की। डॉक्टर आकाश सिन्हा की अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स ड्रोन्स में विशेषज्ञता है और वो नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सवाल, इस बात की कितनी संभावना है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के रास्ते नहीं जाएगा? इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं? जवाब, बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान 2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले इसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, लेकिन इस बार हमें यकीन है कि ऐसा ज़रूर होगा। इस विश्वास के पीछे जो कारण है वो ये कि पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। सवाल, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर लैंड करेगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में लैंड करना कितना मुश्किल है? इस जगह लैंड करने में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं? जवाब, हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफ़ी संभावना है। सवाल, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? जवाब, इस मिशन में चंद्रयान का एक छोटा सा रोबोट निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में उसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी वगैरह मिल सकता है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। सवाल, ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं? जवाब, पहला जोखिम ये कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से उसका नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से काम करता है। दूसरी चीज़ ये कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के जरिए कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवर लेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर यह काम नहीं करती। वहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां और किस हिस्से पर हैं और कितनी दूरी पर हैं। इन सब चीज़ों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है।
सवाल, चंद्रयान 2 की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और चंद्रयान 3 की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे? जवाब, भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः प्रयोग करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऑर्बिटर वहाँ पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल में ला रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अब सवाल ये है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नज़रें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? हमारी पृथ्वी की तरह चांद का भी दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, जो कि सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी चांद की सबसे ठंडी जगह है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य हॉरिजॉन की रेखा पर नजर आएगा। वह चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। उम्मीद है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है खास? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाना है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे गड्ढे ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में हैं, जहाँ सूरज की रोशनी कभी पड़ी ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है। मिसाल के तौर पर शेकल्टन क्रेटर यानी गड्ढे के पास कई ऐसी जगहें हैं जहाँ साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर पानी या बर्फ मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल पीने, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का अंधेरा है। नासा का ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना भी एडवांस लैंडर वहाँ उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव दिखती कैसी है। फिर भी दुनिया इस हिस्से तक पहुँचने की कोशिश कर रही है और नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।